हेलो बच्चों, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने वाले हैं और ये हमारा सेकंड चैप्टर है ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और इसमें जो है जैसे कई बच्चों ने फंक्शन रिलेशन वाला चैप्टर भी अगर नहीं भी किया होगा तो थोड़ा सा मैं तुम्हें एक्सप्लेन यहाँ साथ के साथ कर दूंगी फंक्शन, और जो ये इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड जो टर्म्स यहाँ यूज़ होंगी उनको मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, तो फिर तुम्हें ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन इसका। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो कंडीशन है फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन वो देखते हैं। देखो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स है ना। तो इन्वर्स किसी फंक्शन का कब एग्जिस्ट करता है? अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और पिछले चैप्टर में जब हमने इन्वर्स फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि फंक्शन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मीन्स फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, आपके फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? आपका फंक्शन जो है 1 1 और ऑन टू होगा तो वो बाइजेक्टिव होगा। तो अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तभी जो है वो क्या होगा? बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव होगा तभी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि तभी वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। अब हम बेशक से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है ना, और हमें उनका इन्वर्स निकालना है, तो पहले हम ये तो देखें कि इन्वर्स के लिए कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम एक बार वो कंडीशन जो है, जो पिछले चैप्टर में भी रिलेशन एंड फंक्शन में भी इन्वर्स फंक्शन के टाइम जो है मैंने बताई थी, बट जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है तो उनको मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि क्यों जो है बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है फंक्शन का। मान लो बच्चों, देखो एक फंक्शन है एक्स से वाई पे, जो एक्स हमारा फर्स्ट सेट है, इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। ये हमारी डोमेन है। एंड द सेकंड सेट जो y है वो हमारी क्या होती है? कोडोमेन। देखो, फंक्शन की डेफिनेशन तो सब बच्चों को पता ही होगी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि क्योंकि ये तो 11th में ही आ जाती है हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन में क्या होता है? अगर हमें दो सेट दिए हैं x एंड y, ठीक है, एक जो है फंक्शन हमारा, जैसे अभी यहीं डिफाइन करा है x से y पे, तो क्या कहता है फंक्शन? सबसे पहले क्या करेंगे फंक्शन के अंदर? लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले तो एक्स एंड वाई का नॉन एम्प्टी होना चाहिए कि कुछ एलिमेंट्स इसमें हो, मान लो ए बी सी, मैंने 3 एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड कर दिए, एंड यहाँ भी कुछ आप 1 2 या 3 कुछ भी ले लो, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज़ ए यूनिक इमेज इन सेट वाई। यानी इस देखो डेफिनेशन के अंदर क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं, डेफिनेशन में ही जो है आपको हर एक जो पॉइंट को है वो देख नोट करते चलना है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही जो है फंक्शन को सारा का सारा एक्सप्लेन कर रही है। देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ ए यूनिक इमेज इन सेट वाई, है ना। एवरी, देखो एक तो ये चीज़ और एक ये यूनिकनेस, ये वाली चीज़ देखो। एवरी एलिमेंट, इसका मतलब एक्स सेट में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। मान लो ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, और यहाँ पे जो है मान लो एक डी एलिमेंट और हो, अगर यहाँ पे वो बच गया, उसकी कोई इमेज नहीं है, तो हम इसको रिलेशन तो कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट द फंक्शन। डी यहाँ पे क्या बोला है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। तो एवरी एलिमेंट में यानी कि यहाँ पे कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स थे और 3 की जो हमें इमेज जो है वो मिल गई सेट वाई के अंदर, ठीक है। तो पहली तो ये होगी एवरी, और दूसरी क्या है? यूनिक। ऐसा यूनिकनेस का मतलब क्या है? ऐसा ना हो कि सी की इमेज 3 भी हो जाए और सी की इमेज 4 भी हो जाए, ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की अपनी एक ही इमेज होगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपने सेट एक्स लिया एंड सेट वाई लिया, यहाँ पे जो आपके 3 एलिमेंट्स थे और यहाँ पे क्या है, ए की इमेज भी 1 हो जाए और बी की इमेज भी 1 हो जाए, लेकिन देखो यहाँ पे ए की इमेज 1 है, बी की भी 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे है तो सबकी अपनी अलग एक ही इमेज है ना, ऐसा तो नहीं है कि ए की 1 हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या था, सी की 2 इमेज हो गई थी, यूनिकनेस वाली जो कंडीशन है यहाँ पे क्या हो जाती है? फेल। सी की 3 भी दिखा दी, सी की 4 भी दिखा दी, तो यूनिकनेस कहाँ रही? ये बोला है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ए की अपनी एक इमेज है ना, 1 है, बी की भी अपनी एक है, बेशक से दोनों की सेम हो जाए बट है तो सबकी अपनी एक ही ना। तो ये वाला चीज़ जो है ये फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना, बट ये वाला फंक्शन नहीं हो सकता कि हमने एक ही एलिमेंट की दो दो इमेज ले ली। तो फंक्शन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज़ ए यूनिक इमेज इन सेट वाई। तो एक यूनिक इमेज जो होनी चाहिए, ये फंक्शन की डेफिनेशन थी हमारी जो 11th क्लास में हमने पढ़ी थी। अब देखो फंक्शन भी 1 1 और ऑन टू, ठीक है ना, ये भी थे मैनी 1 इन टू। देखो जो फंक्शन 1 1 होगा,
ठीक है, 1 1 की कंडीशन बताती हूँ पहले। जो 1 1 नहीं है वो मैनी 1 है। कैसे, देखो एक बार, मान लो यहाँ पे जो है ए बी सी, ये जो मैंने एक एक्स सेट एक्स ले लिया, एक सेट वाई ले लिया, ये जो फर्स्ट सेट है ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड द सेकंड सेट रिप्रेजेंट द कोडोमेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए की इमेज 1 है, बी की, सी की, डी की, क्या सारे एलिमेंट सेट एक्स के इमेज हैं उन सारों की एलिमेंट की? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट बचा नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले वाली कंडीशन तो जो है फुलफिल हो गई हमारे फंक्शन की। एंड द सेकंड कंडीशन क्या थी उनकी कि सबकी यूनिक हो, तो यूनिक भी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो ये आपकी कोडोमेन है और ये वाले देखो जो 1 2 3 4 ये एलिमेंट जो है, ये देखो एक बार, ये सब किसी ना किसी की इमेज है। तो ये जो सेट ऑफ एलिमेंट बना है जो हमारा, ये जो किसी ना किसी की इमेज है, देखो 5 किसी की इमेज नहीं है, मैं इसको नहीं बोल रही, 1 2 3 4 ये किसी ना किसी की इमेज है। तो ये जो एलिमेंट्स का सेट बना है इसको क्या बोलते हैं हम? रेंज। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? रेंज। अब मेरी बात सुनो सारे, अगर कभी भी किसी जैसे सेट एक्स के अंदर ये 4 एलिमेंट्स थे, सबकी अपनी अलग अलग जो है इमेज है। ठीक है, अलग अलग तो देखो, अब कई बच्चे कहेंगे मैडम अलग अलग तो आपने बोली है होगी, देखो मैं ये वाली कंडीशन बोल रही हूँ। अगर ऐसा हो, ए की इमेज 1 एंड बी की इमेज 1 एंड सी की, देखो अलग अलग तो सबकी अपनी अभी भी है यहाँ पे, सबकी ए की 1 ही है, बी की भी 1 ही है और सी की भी, सबकी अपनी एक एक इमेज है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सबकी दो दो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये वाला जो दिया था कि सी की 3 भी है 4 भी है, यूनिकनेस तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन में ही है। यहाँ पे बात ये है कि सब यहाँ पे इमेज जो है सबकी अपनी अलग अलग थी, है ना। ऐसा नहीं था कि कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट की एक इमेज हो, जैसे यहाँ पे है ए की और बी की, यानी कि आपके फर्स्ट सेट से 2 एरो निकल के सीधा एक उस पे एलिमेंट पे जा रहे हैं वाई के, ऐसा ना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये मैनी वन फंक्शन हो गया ये। ठीक है, मैनी वन फंक्शन हो गया। अब देखो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया? मैनी वन फंक्शन, मतलब मैनी एलिमेंट्स की 1 इमेज, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो फंक्शन है ये कैसा हो जाएगा आपका? 1 1 फंक्शन, यानी कि 1 एलिमेंट की 1 इमेज, इस तरह से 1 1 एलिमेंट। ठीक है ना, ये हमारा 1 1 एलिमेंट हो गया। अब ये ध्यान से देखो, अब जैसे ये वाली जो कंडीशन थी, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? ए और बी की इमेज 1 है, सी की इमेज 3 है और डी की इमेज 4 है। फंक्शन तो है, ये हमने चेक कर लिया कि एवरी एलिमेंट जो है यहाँ पे कवर्ड हो चुका है और सबकी अपनी यूनिक इमेज है। बट ये फंक्शन कौन सा हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया, ना कि 1 1। अब ये वाली जो है, ध्यान से देखो, अब हम ऑन टू वाली चीज़ और देख लेते हैं। देखो ये वाला फंक्शन 1 1 हो गया, ये वाला फंक्शन क्या है हमारा? 1 1 हो गया। अब देखो मुझे ऑन टू वाली कंडीशन और चेक करनी है। ऑन टू का मतलब क्या है कि आपकी जो डोमेन है ना, सॉरी कोडोमेन और रेंज इक्वल होनी चाहिए। मतलब आपका सेकंड सेट जो है वो पूरा कवर हो जाना चाहिए, वो हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। हमने यहाँ पे करा था, ये देखो कोडोमेन सेट वाई पूरा कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेंज क्या है? रेंज के अंदर जो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स है और जो ये हमारा पूरा सेट वाई है वो क्या है? 1 2 3 4 5, उसमें 5 एलिमेंट्स है, तो वो कोडोमेन। तो अगर मैं इस 5 को यहाँ से हटा दूँ, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जो किसी न किसी की इमेज ना हो, सबकी। अब देखो ये एक 1 जो है वो ए की इमेज है, ठीक है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, डी की इमेज 4 है। और अगर मैं ये पूछूं 1 की प्री इमेज क्या है, तो देखो अगर हम यहाँ से वाई सेट से एक्स पे देखेंगे तो 1 की प्री इमेज है ए और 2 की प्री इमेज है बी और 3 की प्री इमेज है सी। तो ये यहाँ से यहाँ पे इमेजेस एंड यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? प्री इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो अब एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी की प्री इमेज ना हो। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? ये ऑन टू हो जाएगा। ठीक, क्या ऑन टू ऐसा ही होता है कि 1 1 जो फंक्शन होगा वही ऑन टू होगा? नहीं। अब देखो मैं एक तुम्हें, ये वाला फंक्शन जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऐसा भी हो सकता है फंक्शन मैनी 1 हो लेकिन ऑन टू भी हो। कैसे? अगर मेरे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे जो है मेरे 1 एंड 2 ही हैं, तो देखो 1 ए की इमेज 1, बी की इमेज 1 एंड सी की। ध्यान से देखो, फंक्शन तो मैनी 1 है, ठीक है ना, मैनी फंक्शंस की 1 इमेज है ना, ए बी की सिंगल इमेज है 1, तो यहाँ पे मैनी 1 है फंक्शन। बट ये क्या है? क्योंकि डोमेन और कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो ये क्या हो गया? ऑन टू। तो यहाँ पे हमने, अब हमें क्या चाहिए? इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन होना चाहिए हमारा बाइजेक्टिव।
बाइजेक्टिव क्या कंडीशन होनी चाहिए कि फंक्शन एक तो 1 1 होगा और एक ऑन टू होगा। तो ये वाली देखो एक बार, ये वाली जो कंडीशन है कि फंक्शन हमारा 1 1 भी है ऑन टू भी है। अब बात ये आती है कि ऐसी ही कंडीशन क्यों हुई, ये वाले बाकी के जो हैं वो 1 1 ऑन टू ना थे जो, वो क्यों नहीं हो, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करा। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसी केस को लेती ये फंक्शन ऑन टू है, मुझे इसका इन्वर्स यानी कि एफ एक्स टू वाई जो है हमारा एक्स टू वाई फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया, तो इन्वर्स क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब जो सेट डोमेन था वो हमारा कोडोमेन बन जाएगा और जो कोडोमेन थी वो हमारी डोमेन, मतलब हम वापस से एफ तो ये वाला फंक्शन था, अब हम वापस चलेंगे तो एफ इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में। अब हमारे ये वाले एलिमेंट्स डोमेन के मिलेंगे और ये हमारे कोडोमेन के हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। अब देखो ये वाली कंडीशन जो मैं आपको कह रही थी, मान लो अगर ये हमारी डोमेन हो जाती है, अब एफ इन्वर्स के लिए हमारी ये डोमेन हो रही है और ये हमारी कोडोमेन हो रही है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इस वाले केस में तो वाई सेट में यानी कि डोमेन के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिल गया हमें जो जिसकी कोई इमेज ही नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन वहीं जो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। फंक्शन ने क्या कहा था, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन या सेट वाई जो भी है आपका। तो अब देखो यहाँ पे तो एक एलिमेंट 2 ऐसा बच गया जो जिसकी कोई इमेज ही नहीं है। तो देखो अब तुम इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करा, वो एफ इन्वर्स फंक्शन ही नहीं हुआ, तो एफ इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ इन्वर्स का भी तो फंक्शन होना जरूरी है, जब भी तो हम बोलेंगे कि ये इन्वर्स फंक्शन है। किसका, एफ का है इन्वर्स फंक्शन, बट ये तो फंक्शन बना ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो फंक्शन का क्या होना जरूरी है, 1 1। अब देखो यहाँ पे 1 1 था ये फंक्शन, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, अब मान लो बेशक से एक एलिमेंट एक्स्ट्रा इसके अंदर होता, बट ये 1 1 है, तो हम क्या करते, सबकी अपनी इमेज है। अब देखो यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा बच गया, अच्छा चलो, अगर कोई मुझे ये बोलता है, ये भी तो कंडीशन हो सकती है, अभी तो मैंने बताया एक एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर मान लो कोई 2 हो ही ना, बच्चे कहीं कि मैम है ही 3, अब देखो अब कोई बच ही नहीं रहा, अब तो फंक्शन का हो गया ना। अब देखो बच्चों, अभी भी फंक्शन नहीं कह सकते। फंक्शन ने एक बात और कहा था कि चलो ठीक है, आपने एवरी एलिमेंट को कवर कर दिया, लेकिन यूनिकनेस कहाँ हुई, 1 की क्या इमेज हो गई, एक ये भी और एक ये भी, ठीक है। अब भी फंक्शन ऑन टू कर दिया हमने, ऑन टू मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर कर दी हमने, एलिमेंट्स को काट दिया, जितना उसमें 3 एलिमेंट्स थे सब किसी न किसी की इमेज है, ठीक है, ऑन टू कर दिया। तो अब ध्यान से देखो, अब 1 की 2 इमेज है ना, 2 एरो चले गए ना, और यहाँ से हमारे 2 एरो चले गए इधर, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन फिर रॉन्ग हो गई। क्या बोला था कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो इसलिए क्या कंडीशन हुई कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करना है तो सब क्या होना चाहिए, फंक्शन का 1 1 और ऑन टू। ना तो यहाँ पे कोई एलिमेंट बचना चाहिए, मीन्स वो ऑन टू होगा, और ना ही यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो किसी 2 एलिमेंट्स की इमेज हो, ठीक है। जैसे एक इमेज, सबकी अपनी अलग अलग इमेज है, ठीक है। तो फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो इजीली जो है इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। अब ध्यान से देखो, अगर ये हमारी डोमेन है, ये कोडोमेन, तो ये डोमेन का फर्स्ट एलिमेंट, इसकी इमेज ये उसकी इमेज, और ये 3 की C और 4 की D, इस तरह से हमारा क्या हो गया, फंक्शन बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव हो गया तो भाई ये हमारा F था, तो अब ये F इन्वर्स इसका एग्जिस्ट कर गया। तो ये बच्चों पहली कंडीशन है कि फंक्शन का बाइजेक्टिव होना इन्वर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक, जो फर्स्ट आपका चैप्टर था, उसमें ये बाई इन्वर्स वाला पार्ट जो है मैंने थोड़ा सा तुम्हें बता दिया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले, क्योंकि कई बच्चे जो है वो ये बोल सकते हैं कि मैम वो वाला टॉपिक हमने किया नहीं, तो अब क्या हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ना करें, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं बच्चों, देखो ऑल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शंस। देखो हम यहाँ पे इन्वर्स निकालने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और जबकि हम ये जानते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे पीरियोडिक होते हैं। ये 11th क्लास में जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो सबके ग्राफ्स वगैरह आपने अच्छे से स्टडी किए हुए हैं, तो उसमें आपने देखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना के भी रखा है, इसमें क्या है, ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे साइन फंक्शन का ग्राफ ये देखो इस तरह का होता है, और ये क्या होता है, ऐसे रिपीट होती रहती हैं। कैसे, देखो ये जैसे 1 वैल्यू है मान लो साइन की, 90 पे भी होती है, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये 1 होगी, ठीक
ठीक। और यहाँ पे अगर जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे फिर 1 होगी, यहाँ पे देखो 0, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, माइनस पाई पे भी, 0 पे भी और पाई पे भी क्या है, ये वैल्यूज़ जो है हमारी रिपीट होती जा रही है। और जैसे जैसे हम ग्राफ को आगे बढ़ाते जाएंगे वो ही वैल्यू आती जाएंगी, क्योंकि आप सबको पता है साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ जो -1 से और 1 के बीच में ही लाई करती हैं। तो आप एंगल चेंज करते रहोगे, एंगल जो है आप नेगेटिव एंगल्स लो, लेफ्ट साइड में जाओ या राइट साइड में जाओ, आप पॉजिटिव एंगल्स लो, आप एंगल्स कितने भी लो, तो ठीक है, वैल्यूज़ इन दोनों के बीच में ही आएंगी, इनसे ना तो इंक्रीज़ करेंगी और ना इनसे डिक्रीज़ करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है जैसे आपने 11th में भी किया था कि आपको जैसे 10th तक तो आपको 90 तक की टेबल करवाई गई थी, लेकिन 11th में तो आपको जो हायर एंगल्स थे उनकी भी वैल्यू, जैसे साइन मान लो 760 की है या जो भी है, ये वैल्यूज़ आपने निकालनी है। तो ये उसमें आपने देखा होगा कि वैल्यूज़ आपकी इन्हीं के बीच में आती है। हम एंगल को चाहे कितना भी इंक्रीज़ कर दें, आपकी जो आउटपुट है, ठीक है ना, आप एंगल कुछ भी दो, आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे ही लाई करेंगी। ठीक, तो साइन फंक्शन है ऐसे, और कॉस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन है, ठीक है, ये और टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सब फंक्शंस कैसे हैं, पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ठीक, तो फिर अब ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ये वैल्यूज़ तो रिपीट हो रही हैं। अब ये 1 1 कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल अब कोई मुझे बच्चा ये क्वेश्चन कर ले कि मैम ये वाला जो पॉइंट है ना, आप ये देखो, ये वाला पॉइंट और बिल्कुल इसके ये वाला पॉइंट, इस पे आपने x की वैल्यू, यहाँ पे आपके x कोऑर्डिनेट पे x1 वैल्यू है और इसके जो वैल्यू है वो x2 है। ठीक है, लेकिन जब आपने x1 यानी कि जब आपने फंक्शन को x1 वैल्यू दी, तब भी जो आपका y आया ना, मान लो ये y मेरा कुछ भी है, y एक्सिस पे y होगा, ये मेरा कुछ भी y है, मैंने fx1 वैल्यू दी या मैंने मैंने x1 लिया और फिर मैंने x को x2 लिया, दोनों ही हमें क्या दे रहे हैं, y, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी y आ रही है। तो मैम आपने कोई भी एंगल दिया, x1 एंगल दिया या x2 एंगल दिया, दोनों की जो वैल्यू कितनी आई, आपकी y आई। अभी आप यहीं इसी ग्राफ से ही देख लो कि आपने दो अलग अलग वैल्यूज़ दी हैं, दो अलग अलग एंगल दिए हैं, दोनों अलग अलग एंगल्स का साइन जब आपने निकाला तो सेम आया, y आया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि आप साइन x की वैल्यू भी y आ गई और साइन x2 की वैल्यू भी y होगी। अब आप बताओ, ये फंक्शन 1 1 तो हुआ ही नहीं, अब 1 1 नहीं हुआ तो आप इसका इन्वर्स कैसे निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइन फंक्शन लिया है, ये आपका x, ये आपका y, मैंने डिफाइन किया यहाँ पे साइन फंक्शन। ठीक है ना, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, जैसे fx2y, तो ये फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे साइन फंक्शन ले लिया। ठीक है ना, अब देखो मैंने x1 लिया और x2 लिया और दोनों की इमेज आ गई y। अब ये बताओ, ये 1 1 तो हुआ ही नहीं, फिर आपने कैसे बोल दिया कि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स निकालेंगे। जब पहले तो आप इनको ये देखो ना कि ये तो बाइजेक्टिव ही नहीं है। ठीक है ना, 1 1 वाली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई। तो ऐसा है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ ये पता है कि ये हमारे फंक्शंस जो हैं वो बाइजेक्टिव नहीं है, हम इनका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम फंक्शंस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दें, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन क्या मतलब कि मुझे पता है कि मेरे साइन फंक्शन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है ना, तो हम ऐसे मतलब ऐसी इसकी डोमेन लेंगे, ऐसी डोमेन लेंगे कि जो आपकी जो ये है कोडोमेन में सारी वैल्यूज़ -1 से 1 के बीच में आनी है हमारी। तो हम ऐसी डोमेन लेंगे कि जो है वैल्यूज़ उन एंगल्स की -1 और 1 के बीच में सिर्फ एक एक बार ही आ जाए। कहने का मतलब क्या, अगर मैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला ले लूँ, देखो ये वाला पोर्शन ले लूँ, यानी कि इससे इस तक के बीच में आप ये वाला ग्राफ देखो, यहाँ पे मैं x की कोई भी वैल्यू दूँ, ठीक है ना, मैं x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू दूँ, देखो ज़रा ध्यान से, क्या कहीं पे y रिपीट हो रहा है। इतने एरिया में x की मैं चाहे कितनी भी वैल्यू दूँ, आपको क्या y हमारा रिपीट होगा नहीं। सारे x के लिए हमारे पास एक डिफरेंट y हमें मिल रहा है, हर एक x के लिए एक डिफरेंट y मिल रहा है। तो इट मीन्स जो आपका साइन फंक्शन है वो इतने पे तो, इतनी डोमेन पे तो एटलीस्ट इन्वर्स है ना। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं कि बच्चों हर फंक्शन के अंदर हम कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि आप फिर वहाँ उन जो आपकी डोमेन है वो एक सेट कर देंगे कि हमें डोमेन ना इतनी ही लेनी है और उस डोमेन पे फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के -π/2 से π/2 एंगल मैं लूँगी,
ठीक है। मैं साइन को -π/2 से π/2 के बीच के जितने भी एंगल हैं वो मैं दूंगी और हमारी वैल्यूज़ जो हैं सब की -1 से 1 के बीच में आ जाएगी और कोई भी वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं होगी। इससे क्या होगा कि हर एक एंगल के लिए, हर एक अलग एंगल के लिए, हर एक अलग वैल्यू के लिए आपके पास एक अलग जो है उसकी मतलब हर एक डोमेन के एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आपको मिलेगी। यानी कि आप जब ये फंक्शन करोगे, आप साइन फंक्शन, आपकी डोमेन जो है ये, ठीक है ना, फर्स्ट जो आपका यहाँ पे जो आप लोगे -π/2 से और π/2 के बीच के जितने भी एंगल हैं वो आप ले लोगे और ठीक है, और आपकी वैल्यू -1 से लेके 1 तक के बीच में आ जाएंगी। मतलब हर एक एंगल के लिए अपनी एक एक अलग अलग जो है यूनिक जो है इमेजेस आपको मिलेंगी। तो एक तरह से मैंने क्या कर दिया, मैंने साइन फंक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप -π/2 से π/2 के बीच की, यानी कि यहाँ पे देखो ये इतने ग्राफ पे आपका कहीं भी जो है वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस यहाँ जो साइन फंक्शन का, अब अगर मैंने डोमेन को यहाँ पे उसके ऊपर डोमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो ये रिस्ट्रिक्शन के बाद ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा और हम इसका क्या निकाल पाएंगे, इन्वर्स। ठीक है ना। अब सबकी अगर ये 1 1 और 2 हो गया तो हम इसका इन्वर्स, ये हमारा साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे साइन इन्वर्स निकाल लेंगे। ये बच्चों साइन इन्वर्स का वो है आपका सिंबल है। ठीक है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं 1/x को हम एल्जेब्राइक जो क्वेश्चंस करते हैं, एल्जेब्राइकली जितने भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें 1/x को x-1 लिख लेते हैं। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने साइन 1/sin को जो है मैंने साइन इनवर्स, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। ये इस चीज़ को नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे साइन इनवर्स उसके इनवर्स फंक्शन को शो कर रहा है। जैसे f है उसका f इनवर्स है, इसी तरह से साइन है, साइन इनवर्स है। ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। ये उसका रेसिप्रोकल बिल्कुल भी नहीं है, ये साइन का रेसिप्रोकल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कभी साइन x हो, ठीक है, साइन x का होल स्क्वायर अगर ऐसे आपको दिया हुआ है तो आप उसको साइन x की पावर -2 लिखोगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये होल पावर -2 है, अगर ऐसा है आप इसको लिखोगे साइन x की पावर -1 होल पावर, और ये चीज़ जो है ये चीज़ अलग है, ये इन्वर्स को रिप्रेजेंट करती है और ये उसके रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये चीज़ अलग है, ये इन्वर्स को रिप्रेजेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये जो है ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये हमेशा इन्वर्स को शो करता है। और अगर साइन एक्स का जो है रेसिप्रोकल यानी कि 1/sin x वो करना है तो उसकी पावर होल पावर आपको -1 लिखनी पड़ेगी। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल। इस तरह से देखो बच्चों, हमने क्या करा, साइन इनवर्स फंक्शन को हमने क्या, साइन को हमने बाइजेक्टिव फंक्शन बना लिया। ठीक है ना। साइन x to y इस बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। कैसे, हमने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उसकी डोमेन को क्या कर दिया, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हमने पूरा सेट ना, मतलब जो पूरे उसके एंगल्स थे, ठीक है ना, उनको ना लेते हुए हमने क्या कर दिया, -π/2 से π/2 के एंगल पे उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है। इस तरह से फिर साइन इनवर्स, अब साइन फंक्शन तो क्या था हमारा -π/2 से π/2 इस सेट से, और मतलब इस इंटरवल से इस इंटरवल, अब एंगल आप इस इंटरवल से लोगे और जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी आपको y की वो इस इंटरवल से, तो ये साइन है। तो साइन इनवर्स जो है फिर हमारा कहाँ से कहाँ, साइन इनवर्स की डोमेन हमारी ये हो गई और ये हमारी रेंज हो गई, क्योंकि इस वाले सेट से इस वाले सेट के ऊपर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो जाएगा और इसलिए इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये तो हमारा साइन फंक्शन का था। अब हम जो है कोसाइन फंक्शन के लिए भी सेम ऐसे ही कोसाइन पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं। अब देखो हमारा जो कोस फंक्शन होता है उसमें भी क्या होता है कि हम -1 से लेके 1 तक वही जो वैल्यूज़ हैं हमारी आती है। लेकिन यहाँ पे देखो इस ग्राफ को देखो, अगर मैं इस ग्राफ को, अगर मैं 0 से पाई, ये हमारा 0 और ये हमारा पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो चीज़ है, अगर मैं ये वाला इतना पार्ट ले लूँ तो इस वाले में देखो, इस वाले इंटरवल में हमारा सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहा है कोसाइन, और इस वाले इंटरवल में हमारी सारी नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहा है। तो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव सारी वैल्यूज़ कवर होगी -1 से 1 के बीच की यहाँ पे। ठीक है। और एंगल्स भी देखो, हर एक एक्स के लिए आप कोई भी एक्स लो, मान लो आपने ये वाला पॉइंट चूज़
तो इसमें देखो ये y मिलेगा। अगर कोई ये वाला पॉइंट चूज़ करेगा तो हमें ये वाला y मिलेगा। हर एक x के डिफरेंट पॉइंट के लिए हमारे पास डिफरेंट x के लिए हमारे पास डिफरेंट y की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है रिपीट नहीं होगी। तो हमने इसकी डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी और इसकी डोमेन को कहाँ से कहाँ मतलब 0 से पाई तक सेट कर दिया, और 0 से पाई पे हमें सारी वैल्यूज़ -1 से 1 के बीच में मिलेंगी और सारी डिफरेंट मिलेंगी। अब ये जो है डिफरेंट वैल्यूज़ हमें देगा, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा कोस इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब कोस इन्वर्स जो x से y पे होता है, तो y से x पे हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस तरह से हम अब ऐसे ही 10 के केस में देख लेते हैं। ये हमारा टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ होता है। अब इसके उसमें भी हमने क्या करा, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ से -π/2 से π/2। अब देखो इसमें क्या है, आपको पता है इसमें जो है स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि हमने जो कैपिटल ब्रैकेट थी वो इसलिए नहीं लगाई, उसका मतलब तो ये हो जाता कि क्लोज इंटरवल हो जाता, ये लास्ट वाले पॉइंट भी उसमें इंक्लूड हो जाते। जबकि आपको पता है कि π/2 और -π/2 पे जैसे क्या होता है हमारा, ये नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब ये देखो ये जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये कभी भी जो है अब आपको पता है कि इन्फिनिटी तो किसी ने देखा नहीं है, तो अब आपको हमें खुद नहीं पता कि इनफाइनाइट जो है, हम ये बोल देते हैं कि इनफाइनाइट होगी इसकी वैल्यू, इन्फिनिटी होगी। अब ये तो नहीं पता ना इनफाइनाइट की वैल्यू क्या, कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है इनफाइनाइट की। तो π/2 पे क्या है, हम इसको ऐसे दिखा देंगे कि अप टू इन्फिनिटी जो है अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो सारी वैल्यूज़ इसकी आ जाएंगी। इसमें हमने इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो हमने क्या किया कि कोई भी रियल वैल्यूज़ दो आपकी, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी रियल जो है वैल्यूज़ आप दोगे, तो वैल्यूज़ आपकी जो आपके एंगल की आएंगी वो -π/2 से π/2। और ये कह सकते हैं कि टेंजेंट जो है -π/2 से π/2, अगर आप इस इंटरवल में एंगल लोगे, टेंजेंट फंक्शन को इस इंटरवल में आप कोई भी एंगल दोगे, यहाँ पे देख लो आप कोई भी एंगल दो, तो उसके लिए आपको जो है एक रियल नंबर मिलेगा, और वो कैसा मिलेगा, वो डिफरेंट मिलेगा, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी अगर हमारा इंटरवल जो है ये हो जाएगा। ठीक है ना, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो इस पे हमने क्या हुआ, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन इस डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट करके -π/2 से π/2 कर दिया, तो वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि इस डोमेन पे फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उसकी डोमेन को क्या कर दिया, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको एक जो है सेट कर दिया, उससे ना तो हम ऊपर उसके ना तो उससे हमको बाहर कोई वैल्यू लेंगे, और अगर उससे बाहर कोई वैल्यू नहीं लेंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, हमारा फंक्शन जो है बाइजेक्टिव रहेगा। हमें एक डिफरेंट वैल्यूज़ जो है हर एक डोमेन के एलिमेंट के लिए एक डिफरेंट इमेज जो है हमें मिलती रहेगी, और हमारा फंक्शन जो है 1 1 हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। इस तरह से हम फिर क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है सबसे मेन चीज़ क्या है, ये टेबल है, जो चीज़ हमने अब तक सीखी है पीछे। ठीक है ना, हर फंक्शन की डोमेन को जो है हमने सेट किया, उसकी रेंज क्या आई, फिर तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमने एक जो है ये पूरी की पूरी टेबल लर्न करनी है। इसमें क्या है, हर इन्वर्स 6 के 6 इन्वर्स फंक्शंस हैं, उन सारों की जो है डोमेन और रेंज आपको दी है। आपको जो है ये सारी ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी, और ये टेबल लर्न अगर आपने कर ली तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फिर कुछ नहीं है, आप बहुत इजीली जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसमें देखो आप सबको पता है कि ये इसको लर्न करना भी बहुत इजी है। जैसे आप ऐसे करो, साइन इन्वर्स है, आपको पता है इसकी डोमेन -1 से 1, ठीक है ना, क्योंकि साइन की वैल्यू जो है -1 से 1 आती है ना, जब भी आप कोई भी एंगल, तो वो साइन फंक्शन था। अब इन्वर्स उल्टा हो जाएगा, जो हमारी रेंज थी वो डोमेन हो जाएगी, और जो डोमेन थी वो हमारी रेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे -1 से 1, और यहाँ पे हम -π/2 से π/2। ठीक है, अभी तो जब मैंने ग्राफ बनाया होगा तभी तुम्हें लर्न हो गई होगी। अब कोस इन्वर्स की -1 से 1 और 0 से π। ठीक है, अब देखो ये रेंज जो अब रियल सेट ऑफ रियल नंबर जो साइन की थी और वही टेंजेंट की है, बस क्या होगा, आप सबको पता है कि इसमें जो है आपको -π/2 और π/2 जो पॉइंट, जो लास्ट वाले जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस पे क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो वो उनको छोड़ देंगे हम। और जो कोस की थी सेम वैसे यूज़ की है, बट लास्ट वाले पॉइंट्स उसमें इंक्लूड नहीं है। ऐसे ही सीकेंट जो है आपको पता है, सीकेंट इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, कोस क्या होता है 1/सीकेंट, तो कोस वाली वैल्यूज़ ही होंगी, है ना, बट कोस किस पे 0 होता है, π/2 पे, तो वो वाली वैल्यू हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सीकेंट क्या होता है 1/कोस, और कोस π/2 क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो ये जो है आपको
इस तरह से आप इस टेबल को लर्न कर सकते हो, ठीक है। और ये टेबल लर्न होते ही हम क्या करेंगे, इजीली क्वेश्चंस जो हैं सोल्व कर पाएंगे।